अर्लियर थॉट्स ऑफ स्कूल। अब हमारे पास थॉट्स ऑफ स्कूल, हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, सॉरी, तो हर एक ने का डिफरेंट, स्कूल का मतलब होता है ग्रुप और थॉट्स मतलब जो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पर तीन है, एक स्ट्रक्चरलिज्म है, एक फंक्शनलिज्म है, एक है हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। मैं आपको पहले ओवरव्यू तीनों को देता हूँ, फिर आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बहुत बड़ा पार्ट आया, ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट आया आपके सामने, तो आपने क्या किया, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, उसको उसको स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। फिर है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक पार्ट आ गया, तो आप ये बोलोगे कि इसको मैंने डिवाइड नहीं करना, लेकिन मैंने ये सोचना है कि इसको मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है मेरी लाइफ में। और उसके बाद आपके पास आ गया है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, मतलब आपके पास एक पार्ट है और आपने इसको एज अ होल ही देखा, पूरे को देखा, पहले आपने इसको एज अ होल सिनेरियो को समझने की कोशिश की, उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स देखे, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले वाले में आप जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और जो तीसरा वाला है इसको आप एज अ होल देखते हो, पूरे के पूरा देखते हो। मैं आपको एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब है, फोकस ऑन स्टडिंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय लुकिंग इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट्स। उसके छोटे छोटे पार्ट्स और एलिमेंट्स को हम देखेंगे ताकि हम स्टडी ऑफ कॉन्शियस कर सकें, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके। स्ट्रक्चरलिज्म entailed the early concept of psychology। साइकोलॉजी का अर्ली कॉन्सेप्ट है एंड प्राइमरली यूज फॉर द प्रोसीजर कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इसको हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इन विच द सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब डिटेल इन विच दे वर एक्सपीरियंसिंग व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस। मतलब एक बंदा है, आपने उसको एक स्टिमुलस दिया, एक सैड सिचुएशन या कोई हैप्पी सिचुएशन दी, और उसके बाद वो सोच रहा है कि, फिर आपने उससे पूछा कि उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे, अपने अंदर झांक कर देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे थे। तो जो खुद के अंदर झांकना होता है और फीलिंग को बताना होता है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन इन ऑर्डर टू स्टडी द माइंड, ताकि हम माइंड को पढ़ सकें। उसके बाद है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है, इट इज एन अप्रोच दैट कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। अब उन लोगों का स्ट्रक्चर जाए बाहर में, हमें पता हो कि इस माइंड का फंक्शन क्या है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड के लिए बना है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा ताकि मैं खुद को बचा सकूँ। तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारा माइंड करता क्या है असल में। हमें इसको स्ट्रक्चर को नहीं देखना कि इसके अंदर है हिपोकैम्पस है, इसके अंदर एमिगडाली है, इसके अंदर सेरेब्रम है, हमें इसको नहीं पढ़ना, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें ये बताओ कि हम इस माइंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द मेंटल एक्टिविटी क्या, हमारे पास इससे मेंटल एक्टिविटी हम कौन कौन सी कर सकते हैं, एंड द रोल ऑफ बिहेवियर इन अलाउइंग पीपल टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। और हम जो है इस माइंड के फंक्शन से हम कैसे जो है अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट हो सकते हैं, उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। दिस स्कूल फाउंडेड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने इसको बनाया था फंक्शनलिज्म को, ठीक है। अच्छा, देन है हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारे पास क्या कहती है, फोकस्ड ऑन स्टडिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन रेदर देन ब्रेकिंग इट इनटू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अब इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, उसने बोला कि मैं इसको एज अ होल देखूंगा, पूरे के पूरी चीज़ को एक साथ देखूंगा। दे कंसंट्रेटेड ऑन हाउ पीपल कंसिडर इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज यूनिट्स और होल्स, मतलब वो एज अ होल इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मैं आपको ये एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल आपका एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आपके पास आपको अपने टीचर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। आपने उस पूरे सिनेरियो को स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर दिया कि आपको टीचर की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको जो है इर्द गिर्द की आपको पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको बोर्ड के ऊपर लिखते हुई चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको खिड़की से जो हवा आ रही है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपके बच्चों की जो खुसर फुसर होती है वो सुनाई दे रही होती है। तो मैंने उस पूरे के पूरे सीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि टीचर चल कैसे रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है या किसी और की तरफ आ रहा है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे। फंक्शनलिज्म क्या कहेंगे, फंक्शनलिज्म में हम ये देखेंगे कि मेरे को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, मेन थिंग है कि जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है ये मेरे कब काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैंने टीचर की बात को गौर से नहीं सुना तो क्या होगा कि मैं एग्जाम में फेल हो सकता हूँ। तो मुझे अपने आप को सर्वाइवल मोड में रखना है कि मुझे अपने दिमाग को ये बताना है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए लाजमी है कि मैं भी टीचर की आवाज़ सुनूँ ताकि मैं फेल ना हो सकूँ, मैं हर्ट ना हो सकूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनलिज्म है। अब हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होगी कि आप देखोगे कि
मतलब हमारे पास टीचर पढ़ा रही है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस सब चीज़ों से क्या बन रहा है, एक बोरिंग लेक्चर बन रहा है। तो आपने उस पूरे सीन को क्या कह दिया कि एक बोरिंग लेक्चर है। तो ये हमारे पास एज अ होल आपने उसको क्या कह दिया कि एक बोरिंग लेक्चर, तो एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज़ द बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब बिहेवियरल साइकोलॉजी वही मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड्स एंड आवर बिहेवियर, कि हम जो बिहेवियर शो कर रहे हैं उसकी वजह से, वो उसकी क्या वजह है, हमारा माइंड क्या सोच रहा है जिसकी वजह से वो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं। समटाइम्स यू विल हेयर बिहेवियरल साइकोलॉजी रेफर्ड एज बिहेवियरिज्म, इसको हम बिहेवियरिज्म भी कह सकते हैं। द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट who study behavioral psychology were trying to understand why we behave the way we do, कि हम क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब ऐसे काम करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं, हम वो क्यों करते हैं। दे आर कंसर्न विद डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन आवर एक्शंस एंड बिहेवियर्स, वो हमारे पास पैटर्न्स देख रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, वो चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, उसके बाद जो है वो गुस्सा सबके ऊपर निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसके बाद वो बाहर जाता है, थोड़ा घूमता फिरता है दोस्तों के साथ, तो फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये उसका बिहेवियर है। जब जब कभी भी उसको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे कि आप उससे दूर रहो। जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद आ जाएगा। तो इसका एक पैटर्न है। ठीक है, एंड एक्शंस एंड बिहेवियर्स। द होप, हम ऐसा क्यों करते हैं, दैट इट इज़ दैट वी कैन यूज़ द बिहेवियर साइकोलॉजी के, हम इसका इस्तेमाल कर सकें टू हेल्प अस प्रिडिक्ट हाउ ह्यूमन विल बिहेव, ताकि हमें पता चल जाए कि ह्यूमन जो है वो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा वो। वी कैन बिल्ड द बेटर हैबिट्स एज इंडिविजुअल, हम अच्छी अपनी आदत जो है उसको ठीक कर सकते हैं। क्रिएट द बेटर प्रोडक्ट्स एज कंपनीज, और हम जो है वो बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एंड डेवलप बेटर लिविंग स्पेसेस एज कम्युनिटीज़, और हम जो है वो अपनी जगह को अच्छा बना सकते हैं ताकि हर एक इंसान के बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अब व्हाट इज़ बिहेवियर, एनी एक्शन दैट अदर्स कैन ऑब्जर्व एंड मेजर, ताकि कोई भी जो भी एक्शन कोई करता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान चल रहा है, एक इंसान बात कर रहा है, उसकी फिजिकल मूवमेंट्स कैसी है, तो वो सब कुछ हमारे पास क्या बिहेवियर है। अब हमारे पास कुछ अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, हमारे पास अप्रोचेज़ हैं जो हमारे पास इस साइकोलॉजी की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। आई होप कि आप इस सब को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी अप्रोच है, सबसे पहली अप्रोच है हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच। कि इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास जो साइकोलॉजिकल मॉडल ये कहता है दैट व्यूज़ बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, कि हम कहते हैं कि एक इंसान जो है उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि उसका एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया। हम ये कहेंगे कि उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसकी वजह से उसका कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो गया है, तो उसकी वजह से उसका बॉडी कॉर्टिसोल ज़्यादा बना रही है और उसको जो है वो एंजाइटी स्टार्ट हो गई है, तो इसकी वजह से जो है उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया। ठीक है, तो हम इसको किस चीज़ की बुनियाद पर पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के केमिकल्स की बुनियाद पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ये एक नॉर्मल बंदा है। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर दो सॉर्ट ऑफ केमिकल्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक गाबा होता है और एक ग्लूटामेट होता है। जो हमारे पास गाबा होता है ना, वो ब्रेक का काम करता है, वो डी एक्सिलरेटर का काम करता है। ठीक है, और जो ग्लूटामेट होता है ना, वो एक्साइटेटरी है, वो एक्सिलरेटर का काम करता है। तो जब एक पेशेंट है या एक बंदा है, उसके अंदर अगर एंजाइटी का लेवल जो है वो ग्लूटामेट उसको ज़्यादा करेगा और गाबा उसको कम करेगा। तो हमारी जो बायोलॉजिकल अप्रोच यही कहती है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो केमिकल्स की वजह से हो रहा है, हमारा जो भी बिहेवियर है वो केमिकल्स की वजह से है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस विल गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। ठीक है, इन्हीं बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से जो है हमारी ये साइकोलॉजी बनती है। द फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड हेरिडिटरी प्रोसेसेस डिटरमिन द बिहेवियर और द बिहेवियर पोटेंशियल। और उसके अंदर जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है कि एक इंसान जो है वो कैसे बना हुआ है और उसके अंदर उसकी जीन्स में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, उसी से हमारा बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्ट होता है। The physical or physiological intervention can alter the mental processes and behavior। मतलब अगर हमारी जो बॉडी है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से बनी हुई होगी, तो उसी तरीके से हमारा प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, मेंटल प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, और मेंटल प्रोसेस और थॉट्स डिफरेंट होंगे तो हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। अच्छा, अब रूट कॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड डिसऑर्डर लाइज इन बायोलॉजी एंड रिक्वायर द मेडिकल इंटरवेंशन। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास कि आपका जितना भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं आपकी सोच के अंदर, आपकी बिहेवियर में, आपके माइंड में, वो किसकी वजह से, वो बायोलॉजी की वजह से, आपके केमिकल प्रोसेस की वजह से है। और इसके लिए अगर हम आपको मेडिसिन देंगे, मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब जो डॉक्टर, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या साइकेट्रिस्ट के पास, तो आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, अल्प्राजोलाम हो गई या डिफरेंट मेडिकेशन हो गई एंजाइटी के लिए, ठीक है। तो हम उसको बायोलॉजिकल अप्रोच से देख रहे होते हैं कि इसको एंजाइटी है तो उसको हम बायोलॉजिकली ठीक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ वही न्यूरोट्रांसमीटर्स आके, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्रेन जब ट्रिगर होते हैं तो उस हिसाब से थॉट्स जो है वो जनरेट करता है और हमारा बिहेवियर भी उस थॉट्स के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का क्या काम होता है, लर्निंग, मेमोरी एंड मसल कंट्रोल। ये क्या करता है एसिटाइलकोलिन, ये लर्निंग करता है, ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना है, मेमोरी को याद रखना है, आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक पेशेंट है, उसको उसके एक बंदा है, उसको कुछ याद आ गया, कुछ बुरा याद आ गया, कोई हादसा याद आ गया, अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लग गए, उसकी जो सांस है वो बंद होने लग गई, उसकी सांसें रुकने लग गई हैं, ठीक है, उसकी सांस अटक गई है, उसको पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो भी लर्निंग थी, जो भी मेमोरी थी ना, वो उसके मसल्स के अंदर स्टोर हो गई थी, उसके ब्रेन में स्टोर हो गई थी, और जो उसका मसल कंट्रोल और जो लर्निंग और मेमोरी है वो सब एसिटाइलकोलिन जो है वो उसको कंट्रोल करता है। तो इसकी वजह से उसकी मसल्स जो हैं वो टाइट हो गए, ठीक है। और इसके बाद आ गया डोपामिन। तो डोपामिन को आपको पता है कि आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, आपके कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब डोपामिन लेवल हाई होगा तो आप खुश होगे, डोपामिन लेवल कम होगा तो आप अपसेट होगे। एपिनेफ्रिन जो है वो इमोशन और स्ट्रेस के अंदर, एपिनेफ्रिन जो है हमारे पास स्ट्रेस में जो होता है वो कॉर्टिसोल जो है वो भी एक इसका सॉर्ट है। तो हमारे पास स्ट्रेस लेवल जब भी आएगा हमारे पास तो उसमें एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाएगा। फिर है हमारे पास गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये एंजाइटी, एरोजल और लर्निंग जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है ये, हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास इनहिबिटरी एंजाइम है, एंजाइम नहीं सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजाइटी लेवल को कम करता है। एरोजल का मतलब होता है कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, 100% आप कॉन्शियस हो या फिर 50% हो, ठीक है, इसको हम एरोजल कहते हैं। फिर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या क्या काम है, सेंसरी प्रोसेसिंग, ठीक है, ये प्रोसेस करते हैं, चीज़ों को सोचता है। एंड स्लीप और एरोजल में भी इसका काम है। एंड देन ग्लूटामेट, आपको मैंने बताया कि एक्साइटेटरी हार्मोन है, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा हमारे पास साइकोडायनामिक अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है साइकोडायनामिक अप्रोच, इसको आप थोड़ा सा उससे लिंक कर सकते हो, मतलब मज़हब से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेट्स ऑन द बिलीफ दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेस, कि हमारे अंदर जो फोर्सेस हैं वो उसको कंट्रोल कर सकती हैं, और ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ लिटिल कंट्रोल, जिसके ऊपर इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है, ये थोड़ा सा कंट्रोल है, ठीक है। फाउंडेड बाय द वीनीज फिजिशियन सिगमंड फ्रॉड जो है वो उसने ये कहा था इन अर्ली 1900s। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव गिव इंपॉर्टेंस टू द इनर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसने इनर कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब फीलिंग्स के बारे में बात की थी, एंड द फोर्सेस दैट लेड दैट बिहेवियर, और उन फोर्सेस की जिनकी वजह से हम वो बिहेवियर शो करते हैं। Fraud work has provided a way not only for treating the mental disorders but also for understanding the everyday phenomena such as prejudice and aggression, कि आप जो है वो एग्रेशन क्यों शो करते हो या फिर आप जो लोगों के दरमियान फ़र्क करते हो वो आप क्यों करते हो, ठीक है। अच्छा, इसका मेन आइडिया क्या था कि वन ऑफ द मेन आइडियाज इज दैट देयर इज एन इनर टेंशन, हमारे अंदर एक इनर टेंशन आती है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। मैं आपको सब समझाती हूँ। द टेंशन लीड्स टू द एक्शन फॉर फुलफिलमेंट एंड द फुलफिलमेंट लीड टू द रिड्यूस टेंशन। मतलब फॉर एग्जांपल इसका ये था कि आपके जो इनर इंस्टिंक्ट्स हैं ना, आपके जो अंदर अपना आप है वो आपको मजबूर करता है कोई काम करने के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका इनर इंस्टिंक्ट उसको बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक इनर टेंशन आ गई, एक टेंशन आ गई कि मुझे उसको भूख को ख़त्म करना है, उस इंस्टिंक्ट जो है उसको फुलफिल करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने लिए खाना बनाएगा, ठीक है। उसके बाद वो मतलब पहले सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद वो एक्शन करेगा, ठीक है, वो अपने लिए खाना वगैरह बनाएगा। जब वो खाना खाएगा, जब वो उसकी वो जो टेंशन है वो फुलफिल हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम अपने अंदर की टेंशन को कम करने के लिए ये अप्रोच उसके लिए हम यूज़ करते हैं। साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इज अ 3 पार्ट ऑफ द माइंड। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं माइंड के, कंटेनिंग द आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हमारे पास आईडी क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। आईडी क्या है, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ठीक है, और इसके लिए हम कुछ सोचते समझते नहीं है, जैसे भूख लग रही है और इस तरीके की बहुत सारे काम में से मुझे सोना है तो बस सो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास आईडी होती है। ईगो क्या होती है कि हम एक काम कर रहे हैं उसमें हम अक्ल का इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या ये गलत काम तो नहीं है, इसमें मतलब मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है या मेरी वजह से लोगों को क्या नुकसान हो सकते हैं। और फिर है हमारे पास सुपर ईगो। सुपर ईगो में हम अपने ज़मीर के बारे में भी सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई मसला है, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। तो आईडी थोड़ा छोटा लेवल है, ईगो थोड़ा ऊपर लेवल है, और सुपर ईगो फिर सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, अब बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है हमारे पास, द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट फोकसेस ऑन द ओवर्ट बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब जो हमें बिहेवियर नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर जो अप्रोच बनी है उसको हम क्या कहेंगे, बिहेवियरल अप्रोच बनेंगे। ठीक है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एज द फोकस ऑफ स्टडी। इसका क्या काम होता है कि ये बोलते हैं कि अगर हमारा एक बिहेवियर वो क्यों है, वो हमें किसी स्टिमुलस की वजह से वो हमारे पास वो बिहेवियर है। ठीक है, द मॉडल इमर्ज एज अ रिएक्शन टू द अर्लियर अप्रोचेज। ठीक है, ये जो मॉडल है हमारे पास ये किस चीज़ की वजह से आया था, एज अ रिएक्शन टू द अर्लियर अप्रोचेज, मतलब इससे पहले जो हमने अप्रोचेज पढ़े थे उनके बाद फिर ये आया था। दैट एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिडन अंडरलाइंग प्रीडिटरमिन्ड फोर्सेस। जिसका क्या, जिसने किस चीज़ के इन पिछली फोर्सेस जो है जितनी भी अप्रोचेस थी उनका क्या काम था, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था, उन्होंने फोकस किया था हमारे पास हिडन, हमारे अंदर की ताकत के ऊपर, कि हमारे अंदर कोई टेंशन होती है या फिर हमारे पास जो अंदर फोर्सेस होते हैं उनकी बात की। लेकिन नहीं, ये हमारे पास बाहर की बात कर रहा है। द बिहेवियरिस्ट सजेस्ट दैट द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर अलोन शुड बी द मेन आइडिया ऑफ द इंटरेस्ट टू द साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि नहीं, इन सब फोर्सेस मोर्सेस को जाओ, इनको भेजो यहाँ से, हमें सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो हमें नज़र आ रहा है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। ये तो आपको पता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, कि अगर एक काम जो है वो उससे खुशी हमें मिल रही है तो हम उस काम को दोबारा करेंगे, और एक काम जिससे हम अपसेट हो रहे हैं तो हम उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। एनी रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू एन आउटकम दैट इज सेटिस्फाइंग टू द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी रिपीटेड, वो काम दोबारा हम करेंगे। एंड अ रिस्पॉन्स लीडिंग टू एन आउटकम दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग की ये भी एक थ्योरी है। ये आपको तो पहले ही पता था कि एक स्टिमुलस की वजह से जो है वो आप अपनी रिस्पॉन्स को शो करते हो। इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस स्टार्ट्स इलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स दैट वाज ओरिजिनली अटैच्ड टू नेचुरल स्टिमुलस। जैसे आपने वो बेल के बारे में बताया था ना, कि वो जो डॉग्स होते हैं जब उन्होंने खाने को देखा तो उनका सलाइवा सिक्रीट हुआ, फिर उसके साथ जो है बेल एक साथ बजाई गई, तो फिर बेल की वजह से भी उनका सलाइवा सिक्रीट होता था। तो वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, वो हमारे पास जो खाना देकर उनका जो सलाइवा सिक्रीट होता था, और फिर हमारे पास वो जो नेचुरल स्टिमुलस था। ठीक है, और न्यूट्रल फिर हमारे पास क्या था कि वो जो बेल जो है वो जो ब्रिंग करती थी, तो वो हमारे पास ये उसी के ऊपर बेस है, बिकॉज द न्यूट्रल स्टिमुलस हैज़ बीन क्लोजली अटैच्ड एसोसिएटेड विद द अदर स्टिमुलस, क्योंकि उन दोनों स्टिमुलस जो थे, जो बेल था और जो खाना, उनका आपस में कोई ताल्लुक था, इसलिए। अच्छा, अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है हमारे पास, क्यों, इसमें हमारे पास ये था कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, कि हम पूरे ह्यूमन को देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को जो है वो अच्छा बनाया है, उसको अच्छा बनाया है, लेकिन अगर वो उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो बुराई की तरफ जाएगा, और उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छाई की तरफ जाएगा। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि एक इंसान जो है वो नॉर्मली नेचुरली अच्छा होता है, और वो अपने फुल पोटेंशियल तक जाने की कोशिश करता है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, अच्छाई। साइकोलॉजिकल मॉडल जैसे जैसे पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स, के लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट अप्रोचेज टू साइकोलॉजी। दिस अप्रोच रिजेक्टेड द व्यू दैट द प्री डिटर्मिन्ड या ऑटोमेटिक या बायोलॉजिकल फोर्सेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसने ऐसा कहा, इस थ्योरी ने, द अनकॉन्शियस प्रोसेस और द एनवायरमेंट डिटर्मिन्स द बिहेवियर। इसने बोला कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो हमारे पास हमारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करती हैं। इट प्रपोजेस एज द पीपल देमसेल्फ डिसाइड अबाउट देयर लाइफ। इसने क्या कहा कि लोग खुद अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई फोर्स आके उनके बारे में डिसाइड नहीं करती है। अ फेलियर इन बीइंग कैपेबल ऑफ डूइंग सो लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप एक इंसान है, आप कुछ अच्छा सा करने की कोशिश कर रहे हो, कोई क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो और आप वो नहीं ला पाए, तो उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस होगा। इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द आइडिया दैट पीपल बाय नेचर टेंड टू मूव टुवर्ड द हायर लेवल ऑफ मेच्योरिटी। कि लोग जो होते हैं वो बाय नेचर क्या करते हैं, वो हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और मेच्योर अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं, एंड मैक्सिमम पोटेंशियल, और उनका जितना भी पोटेंशियल है, जितना वो कर सकते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फ्री विल। ह्यूमन पोजेसेस द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ। उनकी फ्री विल होती है कि वो जो भी अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी फोर्सेस वगैरह हैं ये कुछ भी नहीं है। अब है कॉग्निटिव अप्रोच, मतलब जिसमें आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हो। द साइकोलॉजिकल मॉडल
दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल नो, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि लोग जो है वो क्या सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और क्या मतलब उनका क्या, उनकी अक्ल क्या कहती है दुनिया के बारे में। ये कॉग्निटिव अप्रोच है, मतलब हमारी अक्ल क्या काम करती है, ठीक है। मेन एम्फेसिस इज ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड, कि लोग जो होते हैं वो दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, एंड देयर थिंकिंग, उनकी सोच क्या है, इफेक्ट देयर रिस्पॉन्सेज, और उन्हीं सोच की वजह से उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, जो वो हमारे पास बिहेवियर शो करते हैं वो इफेक्ट होते हैं। एंड हाउ इट मे लीड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज, और इससे हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज आएंगे, मतलब नतीजा कैसा निकलेगा कि वो अच्छा काम करेगा या फिर वो बुरा काम करेगा, एंड इवन हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स, और उसके हेल्थ जो है वो कैसे इफेक्ट होगी। सच प्रोसेस इंक्लूड द परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, आप एक चीज़ को कैसे परसीव करते हो उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी मेमोरी क्या है, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनिंग एंड लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर है हमारे पास एवोल्यूशनरी अप्रोच, हाउ ह्यूमन बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल हैज़ अडॉप्टेड इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर एंड एवोल्यूशन। ये जो डार्विन से इन्फ्लुएंस हुआ था कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सर्वाइवल कैसे हमारे पास फर्दर जो है वो डेवलप हुआ है। कि फॉर एग्जांपल पहले लोग जो थे उनको मतलब गर्मी लगती थी तो गर्मी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने सर्वाइवल मोड के लिए कि हम गर्मी से मर ना जाए, हमने इलेक्ट्रिसिटी को दरियाफ्त किया, ठीक है उसको, तो फर्दर हमने अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो ये एवोल्यूशनरी अप्रोच है कि हम एवोल्यूशन ला रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमारा बिहेवियर जो है वो एवोल्यूशनरी है, ठीक है। और देन हमारे पास लास्ट में है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एज वेल एज